नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रदेश भाजपा ने अपने 2022 के विधानसभा चुनाव के रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों के प्रवास तय कर दिए हैं। आपको बताते चले सभी को 25 जुलाई से 24 अगस्त तक अपने प्रवास कार्यक्रम पूरे करने होंगे। प्रवास कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रों के विधायक भी जनसंवाद में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 महीने के दौरान सभी 13 जिलों में प्रवास करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक का प्रवास सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा, जबकि प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को 252 मंडलों में प्रवास करने के लिए कहा गया है। कौशिक के मुताबिक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक में शीर्ष नेतृत्व ने अगले 2 महीनों के कार्यक्रम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष पद और नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर संशय बरकरार है। पार्टी हाईकमान के साथ दूसरे दिन भी चली बैठकों के दौर के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मंगलवार को खाली हाथ लौट आए। इससे पहले सोमवार को प्रदेश के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन वेणुगोपाल से मिले थे। मंगलवार को राहुल गांधी ने समन्वय समिति के सदस्यों और विभिन्न पदों के दावेदारों से 1-to-1 और फिर ग्रुप में बातचीत की। प्रीतम सिंह और हरीश रावत को राहुल ने अलग अलग समय दिया। दोनों नेताओं की बात सुनने के बाद वे अन्य नेताओं से मिले थे, जिसमें प्रदीप टम्टा, किशोर उपाध्याय, काजी निजामुद्दीन, प्रकाश जोशी, गणेश नोदियाल और करण माहरा शामिल थे। बताया जा रहा है कि अब सभी नेताओं ने अपने मन की बात राहुल गांधी को बता दी है। वह जल्दी ही पार्टी के अन्य नेताओं से सलाह करने के बाद उत्तराखंड के मुद्दे पर निर्णय ले सकते हैं। इधर दिल्ली से लौटे प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह ने फोन पर बताया है कि सभी ने अपनी बात पार्टी हाईकमान के समक्ष रख दी है। उम्मीद है हाईकमान की ओर से इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। हरीश से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। बहरहाल अब सभी की निगाहें दिल्ली पर लगी हुई हैं। इन दोनों पदों पर नामों की घोषणा के बाद ही सही मायने पार्टी की विश्व सूचना चुनाव 2022 की रणनीति आगे बढ़ेगी। तो पिछले साल की तरह हरेला पर्व को इस बार भी यादगार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरेला पर्व पर इस बार जिला प्रशासन की ओर से 4 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 2,15,000 पौधे सिर्फ वन विभाग की ओर से लगाए जाएंगे, जबकि नगर निगम प्रशासन की ओर से 10,000 व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से 15,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। वन विभाग की ओर से हरेला पर्व पर लगाए जाने वाले पौधों में देहरादून वन प्रभार की ओर से 70,000, कालसी वन प्रभाग की ओर से 35,000, मसूरी और चकराता वन प्रभाग की ओर से 55,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि बाकी बचे पौधों को नगर पंचायतों, जिला पंचायत, ग्राम पंचायतों के जरिए भी लगाया जाना है। पौधारोपण को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही तमाम विभागों की ओर से तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया गया है। पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की भी व्यवस्था की जा रही है। बता दें, पिछले साल हरेला पर्व के दिन 1 घंटे में 3,71,000 पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार इस रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी तैयारी। तो ताऊ गैंग का वर्तमान सरगना सतीश चौधरी स्पेनिश वेब सीरीज की तर्ज पर वारदात को अंजाम देता था। करीब 3 साल पहले वेब सीरीज देखने के बाद उसने लूटपाट का तरीका बदल दिया था। यही कारण रहा कि उसे गैंग के सदस्य के बहुत ही कम लोग ही जानते थे। हालांकि इससे पहले भी वह कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया था। घटना का खुलासा पुलिस प्रवक्ता अमित सिन्हा, सह प्रवक्ता डीआईजी नीलेश आनंद भड़ने और डीआईजी रेंज नीरू गर्ग ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। पुलिस के अनुसार स्पेनिश वेब सीरीज बनी हाईएस्ट वर्ष 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। कहानी में एक प्रोफेसर चोरी का प्लान बनाता था। इसके लिए वह विभिन्न क्षेत्रों में माहिर लोगों की भर्ती करता था। प्लान के मुताबिक प्रोफेसर वारदातों को अंजाम देता था, लेकिन वह और उसके साथी कभी लोगों को सामने नहीं आते थे। इसी तर्ज पर सतीश चौधरी ने भी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। वह अकेले ही दुकानों की रेकी करता था। इसके लिए लोगों का चुनाव भी खुद ही करता था। यही नहीं, सामान लूटने के बाद उसने बेचने के लिए लिंक भी खुद ही तलाश लिए थे। बताया जा रहा है कि सतीश की गैंग के पास हथियार तो हैं, लेकिन किसी लूट में उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पहुंचाया।
हरिद्वार के मोरातारा ज्वेलर्स शोरूम में घटना को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने घटनास्थल तक आने और जाने के लिए अलग अलग रास्तों का सहारा लिया। डकैती की घटना के बाद जब पुलिस सतर्क हुई तो आरोपियों ने प्रदेश की सीमा पार करने के लिए एम्बुलेंस का सहारा लिया। बताया जा रहा है कि गैंग के सभी सदस्य अलग अलग होने की तैयारी कर रहे थे। यह सूचना के बाद पुलिस को पहुंचने में थोड़ी भी देर हो गई होती तो पुलिस पकड़ से दूर पहुंच जाती। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के शंकर आश्रम स्थित मोरातारा ज्वेलर्स शोरूम में घटना करने वाले बुलंदशहर के इंद्रपाल उर्फ ताऊ गैंग के सदस्यों ने रुड़की से हरिद्वार आने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल किया था। वहीं डकैती डालने के बाद भी अलग अलग रास्तों से वापस रुड़की पहुंचे थे और यहां पर जिला पंचायत के गेस्ट हाउस में वो रुके थे। वहीं डकैती की घटना के बाद पुलिस चौकन्नी हुई और दूसरे प्रदेशों की पुलिस को भी डकैती के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस के चौकस होने के बाद आरोपियों को प्रदेश की सीमा पार करने में दिक्कत आ रही थी। इसके चलते एक एम्बुलेंस को मेरठ तक के लिए बुलाया गया। इसके बाद एक बदमाश को मरीज बनाकर लिटाया गया था। वहां बाकी बदमाश तीमारदार बनकर उसके साथ प्रदेश की सीमा से बाहर निकलकर यूपी में घुस गए। तो बरसात के मौसम में आर्द्रता ने कोरोना वायरस को कमजोर कर दिया है, फिर भी खतरा टला नहीं है। संक्रमण की रफ्तार हवा में नमी कम होते ही तेज हो सकती है। ऐसे में कभी अभी से एहतियाती उपाय नहीं अपनाए गए तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं। यह कहना है देहरादून जिला कोरोनेशन अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का, जो बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को पहला हथियार बताते हुए टीकाकरण पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि वायरस के म्यूटेशन के साथ हवा में नमी संक्रमण का खतरा बढ़ाती है। वर्तमान में वायु में आर्द्रता बढ़ने के साथ वायरस का बाहरी आवरण कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में एरोसॉल या वायुकोणों पर आधारित संक्रमण में कमी आती है, लेकिन मानसून से बड़ी नमी का यह लाभ अभी तक नहीं हुआ है जब तक भीड़ भाड़ कम है। जैसे ही जनसंख्या घनत्व बढ़ता है वैसे ही बलगम की बूंदों पर आधारित संक्रमण में तेजी आने लगती है। बूंदें हवा में बढ़ी नमी की वजह से ज्यादा देर तक टिक सकती हैं। मानसून के धीमा पड़ते ही जब हवा सूखी और ठंडी होगी तो वायुकणों से होने वाले संक्रमण की दर बढ़ जाएगी। उसके ऊपर यदि नए प्रकार का वायरस भी पनपता है तो तीसरी लहर आने में देर नहीं लगेगी। तो लंबे समय से राज्यपाल की ओर से वार्ता के लिए समय न देने और 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग पूरी न होने से गुस्साए राज्य आंदोलनकारियों ने बुधवार को राजभवन मार्च का प्रदर्शन किया है। इस दौरान राजभवन कूच करने जा रहे राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा हाथीबड़ कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हुई। बारिश शुरू होने के बाद राज्य आंदोलनकारी हाथीबड़ कला बैरिकेडिंग का ही छाता लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे थे। प्रदेशाध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा है कि बीते 21 सालों से प्रदेश की सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को अनदेखा किया। मांगों के संबंध में मंच राज्यपाल से वार्ता का समय मांग रहा है, लेकिन बीते 2-3 साल से राज्यपाल के पास आंदोलनकारियों से बात करने का समय नहीं, जबकि 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर पर ही सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। कांग्रेस सेवा दल पुलिसकर्मियों का पुराना ग्रेड पे बहाल किए जाने की मांग को लेकर 15 जुलाई को काशीपुर से राजभवन देहरादून तक आपको बताते चले सरकार के खिलाफ 3 दिवसीय यात्रा का आयोजन करेगा। कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता अशोक मल्होत्रा ने बताया है कि यात्रा को काशीपुर में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा जसपुर, कालाघाट, कोटद्वार, लालडोंग, श्यामपुर, कनखल, फेरूपुर और आपको बताते चले सुल्तानपुर होते हुए लक्सर पहुंचेगी, जहां यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। 16 जुलाई यात्रा लक्सर से शुरू होकर रुड़की, ज्वालापुर, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए मुनि की रेती पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। तीसरे दिन 17 जुलाई को मुन की रेती से प्रदेश कांग्रेस भवन देहरादून पहुंचेगी। यहां से राजभवन के लिए प्रस्थान करेगी, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल को ज्ञापन पत्र प्रेषित किया जाएगा। तो
तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को अब दोगुना अनुदान मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन और संस्कृति विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भर दिया जाएगा। मंगलवार को पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने चमोली स्थित घेर ट्रक को भी खोलने की बात कही। प्रदेश के पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी कैंट स्थित सभागार में पर्यटन और संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक ली है। उन्होंने रिक्त पदों को भरने के साथ ही 100% बजट खर्च करने की हिदायत देने के अलावा कार्यों में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक के दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय और जनपदीय कार्यालयों में 6 खेल अधिकारी, 11 फील्ड सहायक, 9 व्यक्तिक सहायक, 11 और इसके साथ साथ 4 प्रशासनिक अधिकारी, 9 मुख्य सहायक, 2 व्यक्तिगत सहायक, 1 और इसके साथ साथ 25 एडवेंचर विंग के पदों सहित सभी 126 पदों पर शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए गए। मंत्री महाराज ने संस्कृति विभाग में भी रिक्त पड़े सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, मानचित्रकार, रसायनविद और इसके साथ साथ कनिष्ठ प्राविधिक सहायक, कनिष्ठ प्रवक्ता और संगीतकर्ता के सभी 31 पदों को भरने के अधिकारियों को निर्देश दिए। महाराज ने बताया है कि राज्य सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले प्रदेश के तीर्थयात्रियों को अब दोगुना अनुदान राशि प्रदान करेगी। सरकार की ओर से अभी तक प्रतियात्री 25,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर अब 50,000 करने का प्लान है। तो कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाले में कुंभ मेला अधिष्ठान की ओर से बैठाई गई जांच पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने रोक लगा दी है। उनका कहना है जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई कमेटी की ओर से जांच की जाएगी, अलग से जांच कराने की कोई जरूरत नहीं। इससे मेला प्रशासन ने अपनी जांच रोक दी है। 1 अप्रैल से कोरोना संक्रमण काल के साये में हुए कुंभ में मेला प्रशासन की ओर से अलग से श्रद्धालुओं के 11 निजी लैबों से कोरोना जांच कराई गई थी, जबकि शासन और जिला प्रशासन की ओर से अलग से कोरोना जांच कराई जा रही थी। मेला प्रशासन की ओर से 2,51,000 कोरोना टेस्टिंग जांच की श्रद्धालुओं की गई थी। इसमें RT-PCR और एंटीजन दोनों तरह की जांचें शामिल थीं। कोरोना जांच करने वाली 2 लैबों को 3 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया था, लेकिन कोरोना टेस्टिंग में एक शिकायत सामने आने के बाद शासन स्तर पर की गई प्राथमिक जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा होने की पुष्टि हो गई थी। इस पर शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाती थी। इसमें 2 सदस्यों में जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह चौहान और मुख्य कोषाधिकारी नीतू को रखा गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद मेलाधिकारी स्वास्थ्य अर्जुन सिंह सेंगर ने भी अलग से 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया था। इसमें आपको बताते चले ACMO डॉक्टर SD शाह की और कमेटी का नोडल अधिकारी डॉक्टर NK त्यागी को बनाया गया था। 2 सदस्यों के रूप में फार्मासिस्ट प्रदीप पांडे और लिपिक सुभाष चंद्र को शामिल किया गया था। मेला अधिकारी स्वास्थ्य ने दावा किया था कि कोरोना जांच कराकर सभी श्रद्धालुओं के नंबरों की जांच कर सत्यापन किया जाएगा। मेला अधिकारी स्वास्थ्य अर्जुन सिंह सेंगर ने बताया कि अब जिलाधिकारी ने उनकी ओर से गठित की गई जांच कमेटी पर रोक लगा दी। इससे उनकी तरफ से गठित की गई जांच कमेटी अब अपनी कोई रिपोर्ट नहीं देगी।